नमस्कार दोस्तों। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज डिस्कस करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर आपको ये अवेलेबल है। और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का मतलब होता है कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से हमारे फर्म की मार्केट वैल्यू पर क्या रिलेशनशिप आता है या क्या इम्पैक्ट आता है। इन शॉर्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर आप कैपिटल स्ट्रक्चर और फर्म की मार्केट वैल्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमने रिलेशनशिप की बात करी तो कुछ लोगों की ओपिनियन आई, भैया कोई रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में नहीं होता। वाइल कुछ लोगों की ओपिनियन आई कि भैया इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो क्या यहाँ पर किस तरीके से क्या ओपिनियन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम टोटल 4 अप्रोचेस डिस्कस करने वाले हैं। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मोदी ग्लानी एंड मिलर अप्रोच। अप्रोच स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का वो एक छोटे से कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझाना चाहता हूँ। छोटे से एग्जाम्पल से हम इसे यहाँ पर समझते हैं। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है चीज़ों को मिक्स करना। तो मिक्सिंग अलग अलग तरीके से करते हैं, यानी कि जैसे 10 लाख की कैपिटल में 5 लाख का डेट और 5 लाख का इक्विटी रखते हैं तो उससे हमारे यहाँ पर कुछ वर्किंग होगी। तो वो जो वर्किंग होगी वो दूसरे कैपिटल स्ट्रक्चर से यानी 0 डेट और 10 लाख की इक्विटी से डिफर करेगी या फिर नहीं करेगी। ये सिंपल सा सवाल इस चैप्टर के अंदर आपसे पूछा गया। तो इसके अंदर दो तरीके की बातें आ गई। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नमकीन बनाने का बिजनेस है। इंदौरी भाषा में बोले तो सेव बनाने का काम हम यहाँ पर करते हैं। अब हम जो सेव बनाते हैं अभी तक हम उसे शुद्ध रूप से बेसन के नमकीन बनाया करते थे। अब जब हम बेसन के नमकीन बना रहे हैं तो किसी ने हमें ज्ञान दिया कि भैया आज के ज़माने में कहाँ आप इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप बेसन के साथ में थोड़ा सा आटा मिला लीजिए कीजिए। बेसन के साथ में थोड़ा सा आटा मिलाया करिए, यानी हमें मिक्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग की बत्ती जली कि हाँ यार, आटा तो सस्ता होता है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या करा, यहाँ पर 1 किलो के मिक्सचर के अंदर 100 ग्राम तो आटा ले लिया और 900 ग्राम बेसन ले लिया। अब ऐसा करने का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि मेरे दिमाग में जो ये खुरापात आया है उसके पीछे लॉजिक क्या है। बोले आटा सस्ता है, वो हमारी कॉस्ट को कम करेगा, हमारी कॉस्ट कम होगी तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारी वैल्यू ज़्यादा हो गई। आ रही है बात समझ में? पहला लॉजिक समझ में आया कि भैया आटा मिलाने से हमारे यहाँ कॉस्ट कम होती है क्योंकि आटा बेसन के कंपैरिजन में सस्ता होता है। जब कम कॉस्ट पे काम करेंगे तो हमारे प्रॉफिट और हमारी वैल्यूज इंक्रीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट, फिर कोई ज्ञानी व्यक्ति मिल गए अपने को। उन्होंने कहा यार आजकल आपके सेव में वो वाला दम नहीं है भाई साहब। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले एक थोड़ा अजीब सा टेस्ट आता है, इसलिए हमने तो आपके नमकीन लेना अब कम कर दिया है। हमने आपके नमकीन लेना कम कर दिया है, बंद कर दिया है। और बाप रे, ये दूसरा इफेक्ट है आपके आटे मिलाने का। आटा मिलाने की वजह से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो गई है। ये रिस्क है कि हमारा नमकीन सेल भी होगा या फिर नहीं होगा।
यानी आटा मिलाने के दो पहलू है, एक तो वो सस्ता है, दूसरा वो टेस्ट को खराब करता है। आ रही है बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसे हम अपने कॉन्सेप्ट पर अप्लाई करते हैं। जब हम कैपिटल का मिक्स बनाते हैं, यानी हम अपनी इक्विटी के साथ में डेट को भी मिलाने का सोचते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये आई, भैया डेट मिलाने का विचार आपके दिमाग में आया तो आया क्यों? आ रही है बात समझ में? अगर हम डेट को मिलाने की सोच रहे हैं तो उसके पीछे हमारा सिंपल सा लॉजिक है, डेट की कॉस्ट इक्विटी के कंपैरिजन में कम होती है। हमारा डेट जो है वो सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। जब हम कम कॉस्ट पर काम करेंगे, यानी हम सस्ती चीज को यूज करेंगे, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होगी। अगर ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही है तो हमारे फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर? वहीं ज्ञानी आदमी ने फिर से हमें टोक दिया कि भैया यार ये क्या करा आपने, आप तो कर्ज के तले दब रहे हैं, आपकी यहाँ पर रिस्क बढ़ गई, कब निपट जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो अकॉर्डिंगली डेट का दूसरा एस्पेक्ट है कि भैया वो रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जब हम डेट से पैसा लेकर के आते हैं तो हमारे यहाँ पर रिस्क इंक्रीज हो जाती है। अगर हमारे यहाँ पर रिस्क इंक्रीज हो जाती है तो वो डेट अब हमारे यहाँ एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा। आइए इन्हीं अप्रोचेस को अपन यहाँ पर, इन्हीं दो लॉजिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिलेवेंट अप्रोच। रिलेवेंट अप्रोच का मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आप चेंज करेंगे तो उसकी वजह से आपके फर्म की वैल्यू भी चेंज होगी। वाइल अगर मैं दूसरी थ्योरी की बात करूं, इररिलेवेंट अप्रोच, तो वो क्या कहती है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे आपके फर्म की वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो रिलेवेंट इंपैक्ट आएगा, इररिलेवेंट इंपैक्ट नहीं आएगा। ये जो चार अप्रोचेज हैं इनमें से दो रिलेवेंट कैटेगरी की है। कौन कौन सी रिलेवेंट कैटेगरी की है? फर्स्ट एंड थर्ड। नेट इनकम अप्रोच रिलेवेंट अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच रिलेवेंट कैटेगरी की अप्रोच है, जबकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी ग्लानी एंड मिलर अप्रोच, ये दो अप्रोच हमारी इररिलेवेंट कैटेगरी की है। क्लियर? जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बात करते हैं तो जब भी थ्योरीज या प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं तो हम कुछ सिनारियो कॉन्स्टेंट करते हुए चलते हैं, तो वो हम अपनी जैसे जैसे अप्रोच आएगी वैसे वैसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। वैसे बहुत से कॉमन पॉइंट्स हैं तो वो जब हम अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तब ऑटोमेटिकली हमें क्लियर हो जाएगा। आइए आज हम सबसे पहली अप्रोच पढ़ते हैं, नेट इनकम अप्रोच। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और दूसरी चीज़ एग्ज़ाम के हिसाब से 1 से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली अप्रोच नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, देखिए मेरा पहला फोकस जो रहता है वो नाम पे रहता है। जब आप नाम पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को अगर उससे नाम से कोरिलेट कर पा रहे हैं तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रख पाएंगे। नेट इनकम, नेट इनकम का मतलब होता है मतलब सब कुछ घटाने के बाद, इंटरेस्ट टैक्स वैक्स सब कुछ घटा लेंगे, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो बच रही है इनकम इक्विटी शेयर होल्डर के लिए वो नेट इनकम कहलाती है। क्लियर? अब चूंकि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो नेट इनकम भी चेंज होगी, क्योंकि जैसे जैसे डेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ेगा, यानी नेट इनकम चेंज होगी तो फर्म की वैल्यू भी चेंज होगी। यही इन्होंने हमको यहाँ पर कहा कि नेट इनकम अप्रोच ये कहती है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से हमारे फर्म की वैल्यू भी चेंज होती है। क्लियर? आइए
देखते हैं क्या लॉजिक देते हैं ये और कैसे वर्किंग करनी होगी. The approach says that with an every increase of debt proportion in capital structure, the weighted average cost of capital यानी कि KO decreases and consequently value of firm increases. बहुत सिंपल सी और बहुत लॉजिकल बात करी है. क्या कहा? जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करेंगे यानी डेट का क्वांटम इंक्रीज करेंगे. एग्जाम्पल की बात करूं, आटा मिलाएंगे और उसका हिस्सा बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी. हमारी कॉस्ट यहाँ पर कम होने लग जाएगी. क्यों कम होगी? सिंपल लॉजिक. हमारी कॉस्ट कम होने का कारण है हम मिक्स में सस्ती चीज मिला रहे हैं. जब आप मिक्स के अंदर सस्ती चीज इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी. अगर आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, आप कम कॉस्ट पर काम कर रहे हैं तो आप बेटर काम कर रहे हैं, आपके फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी. क्लियर? If all the assumptions under this approach are met, the value of firm increases and KO decreases with an every increase in debt proportion in capital structure. Because logic underline कीजिए, debt is a cheaper source of finance. Debt सस्ता source है हमारे finance का. Clear? Assumption under this approach are KD and KE are constant. इससे पहले भी जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो एक अजम्पशन और लिखवाता हूँ. ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी. सिर्फ दो ही जगह से पैसा आएगा, डेट और इक्विटी से. क्लियर? कोई और सोर्स नहीं है. और दूसरा बड़ा अजम्पशन, हम जो भी कमाते हैं वो सारा का सारा हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. 100% पे आउट रेशियो, यानी कि हम अपने पास कुछ भी रिटेन नहीं करते. इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो ही जगह से पैसा है, डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. डिबेंचर और इक्विटी शेयर कैपिटल, इन दो जगह से हमारे पास पैसा आता है. क्लियर? तो सबसे पहली बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, केडी और केई जो है वो हमारे यहाँ पर गिवन होंगे और कांस्टेंट होंगे. दूसरा अजम्पशन है हमारा, KD इज लेस देन KE. दूसरा अजम्पशन क्या है बेटा? KD इज लेस देन KE. डेट की कॉस्ट जो है वो हमारे इक्विटी की कॉस्ट से कम है. डेट सस्ता सोर्स होता है. फिक्स्ड चार्जेस की वजह से इन्वेस्टर कम में भी रेडी हो जाते हैं और असर्टेन गारंटीड रिटर्न होता है. नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, कोई कॉर्पोरेट टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगेगा. क्लियर? यानी टैक्स को इग्नोर करके हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. लेटर ऑन हम टैक्स को रिमूव करके भी इन सारी चीज़ों को, मतलब इस अजम्पशन को रिमूव करके भी हम डिस्कस करेंगे. यानी कि विथ टैक्स हमारे यहाँ पर किस तरीके से इम्पैक्ट आता है वो हम आगे देखेंगे. क्लियर? आइए, क्या कहती है अप्रोच, बहुत ध्यान से देखिएगा. एक्स एक्सिस पर हमने डेट इक्विटी रेशियो बनाया बेटा और वाई एक्सिस पर हमने कॉस्ट डिटरमाइन करा है. सबसे पहले दो स्ट्रेट लाइन आप खींच दीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल. एक लाइन केडी की होगी और दूसरी लाइन केई की होगी. एक लाइन केडी की होगी और दूसरी लाइन हमारे केई की होगी. ऑब्वियसली नीचे वाली लाइन केडी की होगी बेटा. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बोलो, क्योंकि डेट जो है वो हमारा सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है. डेट की कॉस्ट इक्विटी के कंपैरिजन में कम है, इसलिए डेट की लाइन नीचे होगी. क्लियर? आइए अब हम अप्रोच को अप्लाई करते हैं. जब हमारा डेट इक्विटी रेशियो 0 है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस का, तो देखिए डेट इक्विटी रेशियो 0 होने का मीनिंग क्या हुआ बेटा?
हमारे पास पूरा का पूरा पैसा हमारे पास पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे पास पूरा पैसा इक्विटी से आ रहा है। जब आपके पास पूरा पैसा इक्विटी से आ रहा है तो पूरी कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट भी क्या होगी? जो इक्विटी की कॉस्ट है वही हमारी टोटल कॉस्ट होगी। इसलिए ओवरऑल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? के। अब अप्रोच क्या कह रही थी? जैसे जैसे आप डेट का हिस्सा इंक्रीज करते जाओगे ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी। तो देखिए स्लोप हमारा स्लाइटली रिड्यूस होता हुआ गया। ये केडी से अभी भी टच नहीं करेगा, तो आप थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर केडी और केओ के बीच में रखें। तो केओ जो है वो हमारी डेट बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट को रिड्यूस करता जाएगा। क्लियर? कॉस्ट कम होगी तो हमारे फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। आइए यहाँ हम वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें। जब मैं यहाँ वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। आइए देखते हैं इसकी वर्किंग। अंडर दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ फर्म, अगर एक फर्म की वैल्यू की बात करें तो भैया फर्म में दो चीजें हैं। सबसे पहला इक्विटी और दूसरा डेट। तो इन दोनों की वैल्यू का टोटल कर लें। अगेन इनकी कौन सी वैल्यू लेनी है अपने को? मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट इक्विटी का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मैं आपसे बहुत सिंपल शब्दों में बात करूं, आपकी कमाई 20,000 रुपए की हुई है और आपका रेट ऑफ अर्निंग 10% रहा, तो बताइए आपने कितना फंड इन्वेस्ट किया था या आपकी फंड इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है? बोले 20,000 की कमाई हो रही है और ये 10% से हुई है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10%, 2 लाख रुपए की हमारी वैल्यू है। ऐसे ही हम इक्विटी की वैल्यू निकाल रहे हैं। इक्विटी के लिए अवेलेबल अर्निंग क्या है और उनका रेट ऑफ रिटर्न कितना है। ये इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाता है। तो देखिए फॉर्मूला EAES, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और यहाँ आप बेटा साथ के साथ फॉर्मूला लिख लीजिए। EAES कैसे कैलकुलेट होगा? भैया दो ही सोर्स है और टैक्स नहीं है, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KE। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विटी का वैल्यू। इक्विटी के लिए अवेलेबल अर्निंग डिवाइडेड बाय उनकी कॉस्ट यानी कि KE। ओवरऑल कॉस्ट EBIT को जब आप वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास KO आ जाएगा। आप इसे परसेंटेज में निकालना चाहते हैं, इनटू 100 कर दीजिए। तो KO निकालने का ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। पिछले चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने डिस्कस करा था कि WACC से अपन KO कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ हमने कैसे कैलकुलेट करा? EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। तो बहुत सिंपल वर्किंग है भैया। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू इक्विटी की वैल्यू प्लस डेट की वैल्यू। नेक्स्ट इक्विटी की वैल्यू कैसे निकालें? EAES यानी कि EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KE। और ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकलेगा हमारा? KO को इज इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म इनटू 100। क्लियर? आइए आगे अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन का हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो पिछली वीडियो में था। हाइए एग्जाम्पल नंबर 5 अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। Our company's EBIT is rupees 5 lakh. The company has 10% 20 lakh debentures. The equity capitalization rate, that is KE, is 16%. You are required to calculate market value of equity and value of firm. Second, overall cost of capital. आइए जब मैं यहाँ इस तरीके के क्वेश्चंस की बात करता हूँ बेटा, तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हमेशा अवेलेबल होंगे। लाइक EBIT आपको गिवन होगा, EBIT आपको हमेशा गिवन होगा या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। नेक्स्ट डेट का वैल्यू हमेशा आपको गिवन होगा, और KD यानी डेट की इंटरेस्ट रेट आपको हमेशा गिवन होगी। यहाँ KD I × 1 - T नहीं कहलाएगा क्योंकि टैक्स रेट है ही नहीं।
इसलिए केडी इंटरेस्ट रेट के बराबर कहलाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर बेटा? तो यहां अपन क्या कह रहे हैं, ईबीआईटी, डेट और केडी, ये तीन कंपोनेंट आपको हमेशा अवेलेबल होंगे। अगर के ही गिवन है तो नेट इनकम अप्रोच के बेसिस पर हम यहाँ पर वर्किंग कर देंगे। क्लियर? आइए सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं भैया? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के, तीनों चीजें हमें गिवन है। ईबीआईटी 5 लाख, माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भैया 20 लाख का 10%, 2 लाख, डिवाइडेड बाय के 0.16। तो यहां इस तरीके से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इक्विटी की, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 18,75,000। 18,75,000। इतना ही आ रहा है क्या सबका? आइए इक्विटी की वैल्यू आ गई है, अब हम फर्म की टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखिए वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू, बोलो भैया कैसे निकाल रहे थे वैल्यू ऑफ फर्म? डेट की वैल्यू प्लस इक्विटी की वैल्यू। डेट की वैल्यू है 20 लाख रुपए, इक्विटी की वैल्यू है 18,75,000। तो टोटल फर्म की वैल्यू आ गई बेटा 38,75,000। चेक कीजिए सबका इतना ही आ रहा है क्या? अगला केओ कैलकुलेट करना है। सेकंड पॉइंट, ओवरऑल कॉस्ट। बोलो फॉर्मूला, EBIT divided by value of firm into 100। EBIT 5 लाख और वैल्यू ऑफ फर्म है 38,75,000 इंटू 100 करेंगे तो क्यू आ जाएगा 12.90। क्लियर? आइए एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा आप लोग ट्राई करेंगे, लेकिन हम इन्हें पूरा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नए नए पॉइंट्स यहाँ पर है, तो आइए साथ में डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू NI अप्रोच, यानी कि नेट इनकम अप्रोच। क्या क्या निकालना है बेटा? पहला वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है और दूसरा KO कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपए का फंड अरेंज करेंगे। 2 लाइन छोड़ के नीचे आ जाइए। कैपिटल स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 2 लाख रुपए कैसे लेकर के आने वाले हैं? इक्विटी 1 लाख रुपए का और 10% डेट 1 लाख रुपए का। सेकंड में हम डेट के हिस्से को बढ़ा रहे हैं 1.5 लाख और इक्विटी रख रहे हैं सिर्फ 50,000। क्लियर? नेक्स्ट के दिया है आपको 12.5%। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो कैपिटल लगाई है उस पर हमें 15% की कमाई होगी। क्लियर? अब जैसे मैं अगर फर्म की वैल्यू की बात करूं, जो वैल्यू ऑफ फर्म हमसे पूछा है, तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू डेट प्लस इक्विटी। तो दोनों की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, 1 लाख का डेट और 1 लाख की इक्विटी। यूज कर ले क्या इसी को? मेरे नालायकों, क्या कहा था? वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब है मार्केट वैल्यू यूज करना है। ये बुक वैल्यू गिवन है आपको, हम इनकी मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और उसे यूज करेंगे। पॉइंट समझ में आया? फिर से हम जब वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो इक्विटी और डेट की वैल्यू हमें यूज करनी है और वो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। जनरली डेट की जो बुक वैल्यू होती है वही मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन इक्विटी की वैल्यू आप डिटरमाइन करेंगे कैसे? वही EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के करके। क्लियर? आइए इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है EBIT नहीं दे रखा, तो 2 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड पर आप ROI अप्लाई कीजिए तो 30% का 30,000 का हमारा EBIT आ जाएगा। तो EBIT आ गया
टेट आपके पास है, केई आपके पास है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। क्लियर? आइए अगली वीडियो में मिलेंगे अगली अप्रोच के साथ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।